चलो बाय बाय। ओके गाइस, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, है ना, विच इज योर इनकम अंडर हेड, है ना, हाउस प्रॉपर्टी। चलो फोकस करिए, देखिए। तो आपका जो सेकंड वाला हेड है, दिस इज योर इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसका चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 22। तो इस हेड में आपके रेंटल इनकम को हम टैक्सेबल करते हैं। कोई भी आपके पास बिल्डिंग वगैरह है, गोडाउन वगैरह है, तो उसकी रेंटल इनकम हम टैक्सेबल करेंगे। लेकिन 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? है ना, सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए, आप ओनर होने चाहिए, एंड खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद का बिजनेस है तो पीजीबीपी के हेड में आप जाओगे। सही बात है ना? ओके, अब ध्यान से सुनना, मान के चलिए, है ना, फोकस करना कि ए ने, है ना, जमीन बी को रेंट पे दी है, एंड बी ने ये जमीन या बिल्डिंग जो है ना, ए ने एक बिल्डिंग रेंट पे बी को दी है, एंड बी ने यही बिल्डिंग सी को रेंट पे दी है। तो दोनों लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, है ना। ए की इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? है ना, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, क्योंकि वो ओनर है। और बी की इनकम, है ना, आईओएस में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो ओनर नहीं है ना। बी की इनकम आईओएस में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो यहाँ पर ओनर नहीं है, राइट? क्लियर है क्या? है ना, तो ये बेसिक फंडा है जिसको हम सब लेटिंग भी कहते हैं, है ना। फिर हमने कहा था कि इवन इफ अ पर्सन बिजनेस इज टू प्रोवाइड बिल्डिंग्स ऑन रेंट, वो बाय डिफॉल्ट हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप बिल्डिंग्स को रेंट पे देते थे, आपका बिजनेस यही था, तो उसको हम पीजीबीपी में टैक्सेबल करते थे। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, हम उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल करते हैं। ओके। फिर अगर आपने मान के चलिए कोई खाली जमीन रेंट पे दे दी, है ना, कोई वेकेंट लैंड था जो आपने रेंट पे दे दिया, तो इसका जो रेंट आएगा वो कौन से हेड में जाएगा? है ना, खाली जमीन को अगर आपने रेंट पे दे दिया, तो ये वाला रेंटल इनकम, है ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग आईओएस के हेड में डाल देते हैं, है ना। हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां पर सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर बिल्डिंग नहीं है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट आपको बोला गया है, यहाँ पर बताया गया है कि और ओनर इंक्लूड्स दी डीम्ड ओनर एज वेल। है ना, डीम्ड ओनर का मतलब है कि ऑन पेपर किसी और का नाम लिखा है मालिक, लेकिन आप ही को ओनर माना जाएगा, एंड आप ही से हम लोग यहाँ पर टैक्स वसूल करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अगर आपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है सस्ते में या फिर कम में, है ना, या फिर फ्री में, तो भले ऑन पेपर स्पाउस का नाम है, लेकिन कल जाके रेंटल इनकम आई तो, है ना, हस्बैंड के नाम पर, मतलब जिसने ट्रांसफर किया उसके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। सही है इतना? ओके। लेकिन इसमें एक्सेप्शन वाला पॉइंट क्या आता है? अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब डाइवोर्स वगैरह के कारण की थी, तो फिर उन्हीं को ओनर माना जाएगा, एंड उन्हीं को टैक्स देना है फिर। हाँ, और अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो एनीवेज पॉइंट नहीं आता है, वो क्लबिंग वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आपको दिया गया है कि अगर आपने माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर बाय डिफॉल्ट, है ना, पेरेंट्स को यहाँ पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन में है माइनर मैरिड डॉटर, है ना। अगर माइनर मैरिड डॉटर को बिल्डिंग दिए तो फिर उसी को टैक्स देना है ना, पेरेंट्स को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? हाँ, यस। तो सिर्फ ऑन पेपर रजिस्ट्रेशन बाकी है, बाकी आपने पोजीशन, चाबी, पैसे का लेन देन सब हो चुका है। तो भले आपका जो है ऑन पेपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बट फिर भी जो प्रॉपर्टी, है ना, जो यहाँ पर रह रहा है उसमें या फिर यूज कर रहा है, उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा और उसी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट था प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय कंपनीज या सोसाइटीज वाया मेंबरशिप फीस या फिर शेयर्स। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देना पड़ता है। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, हम उस सोसाइटी के पास गए जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स थे। हमने सोसाइटी को बोला कि आप हमको सोसाइटी की मेंबरशिप दे दो 1 करोड़ में, तो हम आपसे फ्लैट नहीं खरीदेंगे, हम मेंबरशिप खरीदेंगे। बदले में आप हमको क्या देना, एक फ्लैट यूज करने के लिए दे देना लाइफ टाइम। तो बेसिकली हम एग्रीमेंट वही कर रहे हैं, लेकिन नाम बदल के कर रहे हैं, ताकि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करने से बच जाए। तो ये आपको कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज खरीदते हो किसी कंपनी से या फिर सोसाइटी से, तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये यूज कर रहा है गगन, है ना, गगन ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, लेकिन ऑन पेपर नाम किसका है? हाँ, अभी भी सोसाइटी या कंपनी के नाम पर ही प्रॉपर्टी है, लेकिन हम डीम्ड ओनर किसको मानेंगे? गगन को मानेंगे, है ना। और गगन को इनकम टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में रेंट वगैरह आता है तो। क्लियर है इतना? देन नेक्स्ट वाला पॉइंट था कि अगर आप होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियबल स्टेट, व्हाट डू मीन बाय दिस? हाँ, मतलब पुराने जमाने की जमीनें हैं, है ना, आप उसका घर है उसमें, लेकिन आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है
है ना, क्योंकि तब कागजात वगैरह लोग बनवाते नहीं थे, घर बना दिया उनका हो गया। ठीक है, तो आप कहलाओगे होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियबल स्टेट। तो भले ऑन पेपर आपका नाम नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके पास है, तो कल जाके रेंट आता है तो आप ही को यहाँ पर टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे है ना राजा मंत्रियों को बांट देते थे, है ना, एफसी रोड, जेएम रोड और कुछ नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपके पास हो, है ना, बस ऑन पेपर आपका नाम ना हो, फिर भी आप ही संभालते हो, तो आप ही माने जाओगे होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियबल स्टेट, और आप ही को फिर क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एंड लास्ट वाला था बिल्डिंग्स गिवन ऑन लीज। तो आप जो बिल्डिंग्स लीज पे देते हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म मतलब आपने एक ही एग्रीमेंट बनवाया है, एंड वो सिंगल एग्रीमेंट मिनिमम 12 साल का है। तो जो यहाँ पर लेसी है, जो प्रॉपर्टी पे रह रहा है या फिर जिसने लीज पे लिया है, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप मल्टीपल एग्रीमेंट्स करवाते हो, तो आपका हर एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर का होना चाहिए, एंड सब कुछ मिला के 12 साल का होना चाहिए, तो ही हम क्या करेंगे, है ना, हाँ, तो ही हम फिर सामने वाली पार्टी को डीम्ड ओनर मानेंगे। तो या तो सिंगल एग्रीमेंट कम से कम 12 साल का हो, या फिर मल्टीपल एग्रीमेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल 2-2 साल के 6 एग्रीमेंट हो गए, तो हर एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर का है, एंड सब कुछ मिला के 12 साल भी हो गया, तो यहाँ पर भी आपका डीम्ड ओनर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, डन है इतना, है ना, प्रांजल नहीं अमेंडमेंट। देन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका स्टार्ट होता है ना, मेन आपके कोर कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हमने कहा था हाउस प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है वो 3 टाइप की होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या फिर डीम टू बी लेट आउट। लेट आउट मतलब क्या, जो आपने रेंट पे दी हुई है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हो। कितने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अलाउड है, मैक्सिमम 2 ही अलाउड है। तो अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो हम इसको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 घर हैं और आप बोलते हो कि 3 में हम ही रहते हैं, तो सरकार बोलेगी एसओपी 2 ही अलाउड है, तीसरी वाली को हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे, है ना, डीम टू बी लेट आउट, है ना, ओवर एंड अबाउट जो आपके पास 2 एसओपीज है ना। फिर हमने कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पर समझे थे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। व्हाट डू यू मीन म्युनिसिपल वैल्यू, हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। फेयर रेंट, आसपास के इलाके में रेंट क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इज फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, है ना, हाँ, तो हर स्टेट में एक होता है विच इज कॉल्ड इज रेंट कंट्रोल एक्ट, जो आपको बोलता है कि आइडियली इससे ज्यादा रेंट नहीं लेना चाहिए, तो आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डालता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। एंड चौथा वाला आपका होता है एक्चुअल रेंट, या जिसको हम एनुअल रेंट भी कहते हैं। एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट मतलब जो आपको आइडियली मिलने वाला है, जो आइडियली आपको मिलना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड इज योर एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो आपको ये सीक्वेंस सेम रखना है। सीक्वेंस अगर आपने बिगाड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपको सीक्वेंस में नहीं आएगा, ऊपर नीचे करके आएगा, तो उसको आप याद कैसे रखोगे कि म्युनिसिपैलिटी फेयर तरीके से हमारा स्टैंडर्ड रेंट सेट करती है ना। म्युनिसिपैलिटी फेयर तरीके से हमारा स्टैंडर्ड रेंट सेट करती है, और उसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट में एक्चुअल रेंट के साथ, है ना। सिर्फ अगर हम ये 3 चीजें कंपेयर करें तो इसका भी एक नाम होता है ना, एक्सपेक्टेड रेंट। और कैलकुलेशन कैसे होता है, हायर लोअर हायर, तो इन दोनों का हायर वैल्यू देखेंगे, फिर जो भी आया स्टैंडर्ड रेंट के साथ लोअर वैल्यू देखेंगे, फिर इसके साथ हम लोग हायर वैल्यू देखेंगे। तो ये हायर लोअर हायर करने के बाद क्या आता है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया, तो आपका आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। एंड नेट एनुअल वैल्यू में से 2 चीजें माइनस करते हैं, एक स्टैंडर्ड 30% ऑफ एनएवी, एंड दूसरा है ना इंटरेस्ट ऑन योर हाउसिंग लोन। ठीक है, ये सब आप माइनस करते हो, तो आपका फाइनल आ जाता है इनकम या लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, है ना। इतना ही तो कैलकुलेशन है ना। देखिए, हाँ, तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, है ना, विच एवर इज हायर, है ना, हायर लोअर हायर करेंगे तो इसमें से हायर आ जाएगा 7 लाख। फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, लोअर इज 4 लाख। फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर इज 4 लाख। तो ये आपका बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है इतना, है ना, ओके। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया था फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केस, तो बहुत सिमिलर सिमिलर चीजें हैं। तो सबसे पहले आप हमेशा क्या करोगे कि, है ना, इसको आप सीक्वेंस में जमाओगे। देखो, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में हायर क्या है ना, 17,000। फिर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, लोअर क्या है 13,000। फिर इन दोनों में से हायर इज 15,000, तो आपका जीएवी बन जाएगा 15,000 पर मंथ इंटू 12 महीने, तो 1,80,000, है ना। लेकिन एकदम ये बेसिक वाला कैलकुलेशन है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 टर्म्स होते हैं, एक आपका होता है अनरियलाइज रेंट, एंड दूसरा होता है एलिमेंट ऑफ वैकेंसी। व्हाट डू मीन बाय अनरियलाइज रेंट, पैसा आपका डूब गया, दैट इज कॉल्ड इज अनरियलाइज रेंट। एंड एलिमेंट ऑफ वैकेंसी,
हाँ, कि हम तो प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहते थे लेकिन कोई रहने के लिए नहीं आया, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ वैकेंसी। अब इसको कैलकुलेशंस में हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं तो उसको हम आगे देखते हैं, है ना। ये हमने कहा था एक्सपेक्टेड रेंट। अगर आप सिर्फ इन तीन चीज़ों को कंपेयर करो, अगर आप हायर लोअर करोगे तो ये वैल्यू आपकी कहलाएगी एक्सपेक्टेड रेंट। नेक्स्ट वाला, पीरियड टू बी कंसीडर्ड फॉर दिस, है ना। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट कितने महीनों का लिया जाता है? ओनरशिप पीरियड, है ना। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, आप जितने महीने के लिए ओनर हो उतने महीने का लिया जाएगा। एंड एक्चुअल रेंट कितने महीने का लिया जाएगा? जब से प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट, नॉट एक्चुअल लेट आउट, है ना। जब से आपने प्रॉपर्टी रेंट पे देनी चाहिए थी वहां से आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए, ध्यान सुनना, कि आपने कोई घर खरीदा 1 जून को 2025 में, ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था टिल 31 जुलाई, एंड उसके बाद आपने उसको रेंट पे देना चाहा 1 अगस्त से, लेकिन आपको टेनेंट मिला 1 नवंबर से, ठीक है। तो आपको बताना है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट कितने कितने महीने का आएगा। महीने बताओ, महीने। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितने महीने का आएगा? 12 महीने। प्रॉपर्टी परचेस ही कब की है? जून से परचेस किया ना, ओनरशिप पीरियड, है ना। करेक्ट। देखो, तो परचेज किया था आपने 1 जून से, तो अप्रैल और मई में आप ओनर ही नहीं थे तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन जून से लेकर मार्च, तो ये आ जाएगा 10 महीने का, ठीक है। फिर आपने प्रॉपर्टी कब से रेंट पे देनी चाहिए थी, है ना, 1 अगस्त से, तो एक्चुअल रेंट कितने महीने का? अगस्त से मार्च, 8 महीने का, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ओनरशिप पीरियड एंड एक्चुअल रेंट, जब से आप प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते थे, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट ऑफ वैकेंसी भी है क्या? आप प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते थे लेकिन कोई रहने के लिए नहीं आया, तो एलिमेंट ऑफ वैकेंसी कितना, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने। 3 महीने की एलिमेंट ऑफ वैकेंसी है जो हम आगे यहाँ पर कैलकुलेशन में देखेंगे कि क्या करना होता है, ठीक है। डन है क्या इतना? ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने पीरियड का यहाँ पर कैलकुलेशन लेते हो। सेम टाइप की चीज, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, है ना। आपका जो अनरियलाइज रेंट होता है ना, आपका जो अनरियलाइज रेंट होता है या फिर एलिमेंट ऑफ वैकेंसी होती है ना, इसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं? तो हम लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और एक्चुअल रेंट में से पहले अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं, मतलब जो आपका पैसा डूब गया, है ना। अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यू लिखोगे, फिर आप करोगे हायर लोअर हायर, तो आपको कुछ तो अमाउंट आएगा। फिर इसमें से आप माइनस करोगे एलिमेंट ऑफ वैकेंसी, जितने भी महीने की एलिमेंट ऑफ वैकेंसी थी अमाउंट आप माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर माइनस करते हो म्यूनसिपल टैक्स, फिर एनएवी, फिर एनएवी का 30% और आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो ये सब आप माइनस करेंगे ना। तो अनरियलाइज रेंट माइनस करना है एक्चुअल रेंट लिखने के पहले, और एलिमेंट ऑफ वैकेंसी हायर लोअर हायर करने के बाद, है ना। हायर लोअर हायर करोगे, फिर एलिमेंट ऑफ वैकेंसी माइनस करोगे, एंड फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। डन है इतना? जैसे यहाँ पर, है ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, और आपको बोला है अनरियलाइज रेंट 2 महीने का है, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं बोला है तो 12 महीने का कैलकुलेशन है, तो एक्चुअल रेंट वैसे तो 12 महीने का होगा, लेकिन 2 महीने का पैसा आप गया, तो -2 मंथ्स, तो 10 महीने इंटू 90,000, तो ये 9 लाख आ जाएगा, ओके। उसके बाद आप हायर लोअर हायर करोगे, एंड फिर उसके बाद माइनस करोगे एलिमेंट ऑफ वैकेंसी 3 महीने का, तो इसमें अमाउंट क्या लोगे एलिमेंट ऑफ वैकेंसी में? एक्चुअल रेंट वाला ही अमाउंट मिलता है ना। यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्योंकि आपको, अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट पे देते तो एक्चुअल रेंट जितना ही पैसा आता ना, है ना। परफेक्ट। उर्वशी, ये तो बेसिक्स है बेटा।
तो ऐसे आप निकालते हैं आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको आता है, राइट? है ना, एलिमेंट ऑफ वैकेंसी, जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, -30% और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे ज्यादा आपको दिमाग लगाना है ना इंटरेस्ट ऑन लोन में, बाकी तो ईजी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ म्युनिसिपल टैक्स। तो ध्यान सुनना, ये जो आपका म्युनिसिपल टैक्स है, आप ये माइनस करते हो कहाँ पर, कब, मतलब कैलकुलेशन में, जीएवी के बाद, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। सो म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। माना पिछले 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स हमने इस बार दिया, तो इस बार माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इस बार का म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख है, इस साल का आपने 80,000 ही पे किया है, तो आप 80,000 ही माइनस करोगे, और 20,000 जब आप फ्यूचर में पे करोगे तब माइनस करोगे। केस नंबर 2, इस साल का म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख था, अगले साल का समझो 50,000 है, और आपने अगले साल का भी एडवांस में इस साल पे कर दिया, तो इस साल माइनस, हाँ, इस साल माइनस नहीं कर सकते एडवांस वाला, है ना, मतलब पहले वाले साल का आप कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर वाले ईयर्स का आप अभी माइनस नहीं कर सकते, उसका आप फ्यूचर में ही करोगे। करेक्ट है ना? ओके, देन म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, इट शुड बी पेड बाय द ओनर। ओनर नहीं पे करना है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो ये आप माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका किराएदार था, जो टेनेंट था, उसने पे कर दिया तो आप माइनस नहीं कर पाओगे, लेकिन उसने पे किया और आपने रिम्बर्समेंट करवा लिया, मतलब उसने रिम्बर्समेंट करवा लिया, आपसे पैसे ले लिए, तो फिर आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स अगर आपने इंडिया के बाहर पे किया है, इंडिया के बाहर आपकी प्रॉपर्टी है, वहां पर पे किया है, तो वो भी माइनस कर सकते हैं, वो भी अलाउड है, क्योंकि अगर बाहर से रेंटल इनकम आती है तो वो भी हम इंडिया में टैक्सेबल करते हैं ना, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया वगैरह टाइप्स, तो इसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स दो तरीके से आपको दिया जा सकता है, एक तो डायरेक्टली अमाउंट दे देगा, या आपको परसेंटेज देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलेगा म्युनिसिपल टैक्स इज 6%, तो 6% किसका है, म्युनिसिपल वैल्यू का है ना, जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू है उसका 6% वगैरह आपको निकालना पड़ेगा, जो भी रेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, एडवांस पेमेंट इज नॉट अलाउड, पेड या रिइंबर्स बाय दी ओनर है तो ही माइनस करेंगे, आउटसाइड इंडिया तो भी आप माइनस कर सकते हो, है ना। बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अच्छा, ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हम क्यों देते हैं, रीजन क्या है उसका, है ना, 30% ऑफ एनएवी हम क्यों माइनस करते थे, रीजन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसलिए क्योंकि घर में छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस के, तो हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते ना, तो सरकार बोलती है एक बार का 30% खत्म करो। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर आपने लोन लेकर रखा है तो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, म्युनिसिपल टैक्स से 1,30,000, तो ये पूरा माइनस करोगे, एंड यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स से 9%, तो किसका 9%, म्युनिसिपल वैल्यू का, है ना, 10 लाख का 9% आप माइनस करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये वाले सॉल्व नहीं करवाऊँ, बनता है ना ये सब तो। हाँ, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे खुश हो गए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर देख के। बोले नींद खुल गई हमारी, हाँ नहीं, चैप्टर देख के, वेरी नाइस। अच्छा, ये एग्जाम फॉर्मेट आप ऐसे लिखते हो, है ना, हायर लोअर हायर, तो ये म्युनिसिपल वैल्यू, फिर रेंट, फिर सी हायर ऑफ ए और बी, फिर डी स्टैंडर्ड रेंट, फिर ई लोअर ऑफ सी और डी। हाँ, मतलब ए बी सी डी करना और उसको हायर लोअर करते बैठना। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया था कैलकुलेशन इन केस ऑफ एसओपी। तो अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपका एनएवी होता है नील, है ना, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में स्टार्ट ही एकदम, है ना, एनएवी से करते हैं, नील होता है। तो इसका मतलब अगर आप जिस घर में रह रहे हो उसका आपको म्युनिसिपल टैक्स वगैरह दिया रहेगा, उसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपकी कहानी एनएवी से चालू होती है। तो एनएवी जीरो, जीरो का 30% इज अगेन जीरो, लेकिन इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो, है ना, तो इंटरेस्ट आप कितना माइनस कर सकते हो, हाँ, या तो 30,000 या तो 2 लाख, है ना, ये आपको लिमिटेशन है एसओपी में। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में सॉल्व कर रहे हो तो न्यू रिजिम में आप एसओपी में इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते। लेट आउट, डीम लेट आउट आप हर जगह पर कर सकते हो, लेकिन सासू माँ को खुद के ही घर का इंटरेस्ट पसंद नहीं है, मतलब न्यू रिजिम में आप एसओपी का इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते। शौर्य जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। तो एनएवी आपका जीरो, है ना, और इंटरेस्ट वगैरह आप माइनस करते हो, तो आपको आ जाएगा लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का आप क्या करते हो, पहले तो विद इन दी हेड, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं हो पाया तो अदर हेड्स में जा सकते हो कि नहीं, ओल्ड रिजिम में, हाँ, ओल्ड रिजिम में जा सकते हो, न्यू में नहीं जा सकते, है ना। सासू माँ कहती है कि अपने घर का लॉस दूसरों को मत बताओ, है ना, तो न्यू रिजिम में आप नहीं जा सकते, ओल्ड रिजिम में आप जा सकते हो। और ओल्ड रिजिम में अगर आप दूसरे हेड्स में जा भी रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख की, है ना, 2 लाख से ऊपर आप जो है यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते। सैलरी के हेड में जा सकते हो क्या,
जा सकते हो। पीजीबीपी का लॉस, पीजीबीपी का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी से माइनस नहीं होता है, सिर्फ पीजीबीपी, है ना। हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। पीजीबीपी का खर्चा सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता है। हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई मना ही थोड़ी है। ठीक है, समझ आया। है ना, मैंने आपको बताया था सैलरीड लोग हैं, ज़बरदस्ती का क्या करेंगे, बिजनेस खोल लेंगे घर पे वॉशिंग मशीन और सेट ऑफ करेंगे। तो पीजीबीपी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता है, बाकी सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। है ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना, अप टू 2 लाख। है ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जब अगले हेड में, दूसरे हेड में जाता है तो 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, और न्यू रिजिम में तो अलाउड ही नहीं है। और एक बार अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद आप दूसरे हेड्स में कभी भी नहीं जा सकते एक्सेप्ट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सो सिर्फ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐसा है जो कैरी फॉरवर्ड होने के बावजूद दूसरे हेड्स में जा सकता है ना। बाकी कोई भी लॉस रहेगा अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सिर्फ और सिर्फ विद इन हेड ही सेट ऑफ हो पाता है। ठीक है, समझ आया। चलिए देन ये क्वेश्चन और एसओपी है ना, जस्ट एक रीड करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ काम का नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स भी काम का नहीं है क्योंकि आपका एसओपी है। तो डायरेक्टली लिखना एनएवी 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 84,000। अगर ओल्ड रिजिम है तो माइनस कर पाओगे, न्यू है तो जीरो, है ना, माइनस नहीं कर पाओगे तो उसमें लॉस आ जाएगा। है ना, ओल्ड रिजिम में लॉस आएगा एंड न्यू रिजिम में जीरो। देन डीम टू बी लेट आउट में क्या मिसिंग रहता है, एक्चुअल रेंट। तो इसमें जो भी आपको दिया है उसके बेस पर आप कैलकुलेशन करते हो। है ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तो हायर लोअर आप करते हो, तो इसी को हम जीएबी मान लेते हैं। माइनस म्युनिसिपल टैक्स तो आपका एनएवी, फिर माइनस 30%, और इंटरेस्ट रहा तो इंटरेस्ट। ठीक है, इतना परफेक्ट है। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो ये इस चैप्टर का डॉन, है ना, देखिए। हाँ, बस एक ही कॉन्सेप्ट जो इस पूरे चैप्टर में समझने लायक है ना, बाकी तो आपको आता है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि अगर आपने घर के लिए लोन लिया था तो उसका आप इंटरेस्ट कितना माइनस कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका, है ना, प्री कंस्ट्रक्शन लोन है या फिर इंटरेस्ट है या फिर करेंट ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, घर बनाने के पहले, है ना। तो प्रिसाइजली प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हाँ, लोन लिया वहां से स्टार्ट होगा। हाँ, जब आपका घर बना था उसके पिछले साल का आखिरी दिन, है ना। हाँ, पिछले साल के 31 मार्च तक आपका आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इसका मतलब मान के चलिए कि आपका घर बना था 7 अप्रैल, आपका घर बना था 7 अप्रैल 2025 में, है ना। आपने लोन लिया था फॉर एग्जाम्पल 1 जून 2019 में। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक आएगा, एक मिनट, है ना। देखिए, तो आपका फॉर एग्जाम्पल घर मान के चलो अप्रैल में नहीं बनता है ना, आपका घर बनता है 7 जून 2025 में। तो जब भी आपका घर बना है उसके पिछले साल का आखिरी दिन, मतलब 31 मार्च 2025। ठीक है, तो जब से आपने लोन लिया था वहां से लेकर पिछले साल का आखिरी दिन, है ना, यस। तो यहाँ तक का जो इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ का इंटरेस्ट 5 लाख आया तो उसको हम क्या करते हैं, है ना, अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 लाख आया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हाँ, है ना, उसको 5 सालों में हम इक्वली बांटते हैं, है ना, एक एक लाख आप बांटते हो, मतलब 5 साल तक माइनस करते हो। एंड जिस भी साल में आपका घर बन गया वो पूरा साल इज कॉल्ड एज योर करेंट ईयर। और जब तक लोन चलेगा हर साल होगा आपका करेंट ईयर। समझ आया क्या। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को आप माइनस करते हो, है ना, 5 इक्वल हिस्सों में, 5 इक्वल ईयर्स में। अच्छा, कब से माइनस करना स्टार्ट करते हैं, जब से आपका घर बना था। जब तक घर ही नहीं बनेगा तो आप उसको माइनस भी नहीं कर पाओगे, राइट। देखो ध्यान सुनना, अगर आपने लोन लिया था 1 मई 2021 में, आपका घर बना था 5 जून 2025 को, और आपने लोन को रीपे कर दिया था 31 मार्च 2023 में, फॉर एग्जाम्पल। चलो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। तो आपको बताना है कि प्री कंस्ट्रक्शन कब से लेकर कब तक होगा, एंड आप कौन से साल से माइनस करना स्टार्ट करोगे। देखिए, मुझे बताओ कि आपका घर कब बना, 5 जून 2025, उसका पिछले साल का आखिरी दिन है
31 मार्च 2025। लेकिन यहां तक तो लोन चल ही नहीं रहा है ना, लोन तो पहले ही रिपे हो गया। तो प्री कंस्ट्रक्शन इसका मतलब कहां तक होता है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब पिछले साल का आखिरी दिन, या फिर आपका लोन का रीपेमेंट हो गया है ना, आपने लोन एक बार चुका दिया उसके बाद इंटरेस्ट थोड़ी दो गया है ना, तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली यहां तक का आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा। समझ के चलो ये 4 लाख रुपए आया, अज्यूम कर लेते हैं। तो ये कब से माइनस करना चालू करोगे, जब से आपका घर बन चुका है। घर कौन से साल में बना है, 25-26, तो 5 साल तक माइनस करोगे। 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30। तो पी वाई 29, 30 तक आप उसको इक्वली माइनस करोगे, है ना। समझो 4 लाख है, डिवाइड बाई 5 ईयर से 80,000, तो 80 आप 5 साल तक माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, तो यहां पर था आपका ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो लोन टेकन 2024, घर बना नवंबर 2027, तो प्री कंस्ट्रक्शन उसके पिछले साल तक आखिरी दिन। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है एकदम, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका घर बना 1 अप्रैल 2027, या दिसंबर 27, या 11 मार्च 28, या 31 मार्च 28, इन सब केसेस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका सेम ही आएगा, पिछले साल का आखिरी दिन। क्लियर है, ओके। देन इसका ट्रीटमेंट हमने लिखा था, इक्वली 5 साल में बांट देना है, जिस साल में आपका घर बना है वहां से। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हमने किए थे इसमें। एक ये वाला ट्राई कर लो आप प्रैक्टिस के हिसाब से। वैसे ही कब लिया था मैंने लास्ट, प्रेस्टीज बंद होने पर ही मैराथन लिया था मैं। 11-12 बजे थे क्या लास्ट टाइम। मानव कह रहा है 1-2 छोटे चैप्टर और करवाना हो तो करवा देना सर, नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं, गला तो मेरा दर्द हो रहा था अभी। कल मेरा मिनी मैराथन है आईडीटी का, है ना, 1 से 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, आईटीसी। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, देखना हो तो देख लेना अगर। ठीक है, पर कल पता नहीं गला बचता है कि नहीं कल तक। माही, थैंक यू सो मच। हो गया, आ गया आंसर। दोनों बता दो। 352 800, 5 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ पर फोकस कर लेना। अगर आप इसको नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से निकालोगे तो थोड़ा सा इजी जाता है। आपने लोन कब लिया था, 1 अक्टूबर 2021। ओके, फिर आपका घर कब बना था, 5 मार्च 2026। लोन रीपे हुआ है क्या, नहीं हुआ है। प्री कंस्ट्रक्शन कहां तक आएगा, पिछले साल का आखिरी दिन, 31 मार्च 2025। तो अक्टूबर 2021 से मार्च 2025 तक, है ना, हमको यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं। करेक्ट। देखो एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 12 महीने हो जाएंगे। फिर सितंबर 2023 तक और एक 12 हो जाएंगे। सितंबर 2024 तक एक और 12 महीने हो जाएंगे। फिर सितंबर 2026 तो आगे चला जाएगा। तो ये आपका हो गया
36 मंथ्स। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने और, तो हो जाएगा 42 मंथ्स। तो एक निकालने का ये तरीका है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड तरीका आप क्या कर सकते हो, जो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड है। अक्टूबर 2021 वाला साल कब खत्म होगा, है ना, मार्च 2022 में। फाइनेंशियल ईयर देखते हैं ना हम लोग, है ना। हाँ, तो अक्टूबर 21 से मार्च 22 कितना हो गया, 6 महीने। फिर मार्च 23, मार्च 24, मार्च 25, 3 साल, 36 मंथ्स, तो भी 42 मंथ्स। तो इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, आपको जैसे लगे वैसे कर लेना। ठीक है। तो आप हर ईयर को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, आप हर साल को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेटर क्या होता है कि आप एक साथ मंथ्स निकालो तो थोड़ा सा काम आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि टोटल आपके लिए 42 मंथ्स आ रहे हैं, है ना। टोटल यहाँ पर 42 मंथ्स आए। आपका लोन था 63 लैक्स, है ना, इंटू 8%, डिवाइड बाय 12 महीने, इंटू 42 मंथ्स। तो आपको टोटल 42 मंथ्स का इंटरेस्ट एक बार में मिल जाएगा, 17,64,000। तो ये आपका टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, जिसको हम डिवाइड करेंगे इक्वली 5 साल में, जो कितना आएगा, 3,50,350,800, है ना, 352,800। समझ आएगा। तो इस तरीके से आप निकालते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और ये कब से माइनस करना स्टार्ट करेंगे, जब से आपका घर बन चुका है, PY 25-26। क्लियर है। आगे देखते हैं। जैसे समझो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। लोन आपने लिया था 1 मई 2021, अमाउंट 60 लाख का था, इंटरेस्ट 4% है। घर आपका बना था 20 फेब 2026, तो प्री कंस्ट्रक्शन वही सेम आ जाएगा, है ना, 31 मार्च 2025 तक का। तो सेम कैलकुलेशन कर लोगे प्री का। और अगर आपको बोला कि करेंट पीरियड का इंटरेस्ट बताओ तो कितना आएगा, है ना, आपको यहाँ पर बोला कि करेंट पीरियड का इंटरेस्ट बताओ तो कितना आएगा, 2,40,000। हाँ, करेंट ईयर मतलब जिस साल में घर बना है वो पूरा साल करेंट ईयर है। क्या लोन रीपे हुआ है बीच में, नहीं। अगर बीच में लोन रीपे हो जाए तो आपको ध्यान देना है कौन सी तारीख को रीपेमेंट हो रहा है ना। यहाँ पर जो है कोई रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो 60 लाख का 4%, 2,40,000, तो ये पूरा करेंट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। तो प्री वाला मैंने आपको नहीं निकलवाया, करेंट वाले का आपका आ जाएगा 2,40,000। ओके, डन। इतनी जल्दी कैसे। अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्री कंस्ट्रक्शन कहाँ तक आता है, जब से लोन स्टार्ट हुआ है वहां से, है ना, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे जब तक आपका घर बना है उसके पिछले साल का आखिरी दिन, या फिर आपने लोन को रीपे कर दिया विच एवर इज अर्लियर। तो हमने स्टार्टिंग में इसको लिखा था। देन नेक्स्ट वाला आपका आता है करेंट पीरियड का इंटरेस्ट, है ना। अब नेक्स्ट वाला आपका आता है यहाँ पर करेंट पीरियड का इंटरेस्ट। तो देखिए, जिस साल में आपका घर बना है वो करेंट पीरियड है, एंड फिर जब तक लोन चलता रहेगा हर साल आपका करेंट पीरियड है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है, तो आप कितना इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, देर इज नो अपर लिमिट, जितना चाहे आप माइनस कर सकते हो। ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो न्यू रिजिम में तो इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड ही नहीं है ना। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम देखते हैं कि आपने लोन किस पर्पज के लिए लिया था। अगर रिपेयर, रिनोवेशन, मेंटेनेंस के लिए लिया था तो मैक्सिमम 30,000 तक का डिडक्शन ले पाओगे। एंड अगर आपका परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए था तो फिर कुछ, हाँ, तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने लोन लिया कब था। अगर आपने लोन बहुत पहले लिया था, है ना, 31 मार्च 1999 या उसके पहले, तो आप मैक्सिमम 30,000 ही माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 1999, उसके अलावा, है ना, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट टेकन फ्रॉम दी लेंडर, आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिला था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपने लोन लिया था उसके ईयर एंड से 5 साल के अंदर आपका घर बन जाना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती है, 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद का लोन है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट क्वेश्चंस में नहीं आता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउस आपका परचेज या कंस्ट्रक्ट हो गया था 5 साल के अंदर अंदर। 5 साल कहाँ से काउंट करेंगे, है ना, जब से आपने लोन लिया था उसके ईयर एंड से 5 साल। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना,
अप टू 2 लैक्स माइनस करोगे और कंडीशन मिस हो गई तो 30,000 तक ही आप माइनस कर पाओगे। ठीक है, अब ये 30,000 एंड 2 लाख की जो लिमिट है, ये सिर्फ करेंट इंटरेस्ट या करेंट प्लस प्री मिला करे, करेंट प्लस प्री मिला करे, हाँ यस, करेंट प्लस प्री कंस्ट्रक्शन दोनों मिला के 30,000 2 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है इतना, ओके, है ना। मान के चलिए कि आपका लोन लिया हुआ था 13 जुलाई 2015 को, है ना, आपने लोन लिया था 13 जुलाई 2015 को, तो घर कब तक बन जाना चाहिए था? ईयर एंड से 5 साल। ईयर एंड कहां पर होगा? जुलाई 2015 मतलब मार्च 2016, वहां से 5 साल इज 2021, है 31 मार्च 2021। तो 5 साल के अंदर अंदर अगर आपका घर बन गया था तो 2 लाख रुपए तक आप माइनस कर सकते हो, नहीं तो फिर 30,000 तक। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया था 18 जनवरी 2017 को, तो 5 साल कहाँ कंप्लीट होंगे? है ना, जनवरी 2017 है तो ईयर कहाँ पर खत्म होगा? मार्च 2017 में ही हो जाएगा क्योंकि जनवरी चल रहा है ऑलरेडी। तो 17 में 5 ऐड करोगे तो 22, तो 31 मार्च 2022 तक आपका घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है? परफेक्ट। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, इजी है बट एक कर लीजिए, फिर उसके बाद लोन रीपेमेंट वाला करवाता हूँ, है ना, कि बीच में लोन रीपे हो गया। रिकंस्ट्रक्शन आपका आ रहा है 18 लाख, और करेंट आ रहा है 360, 3 लाख। ठीक है, देखिए, तो आपने यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट चालू किया होगा 1 दिसंबर 2020 से, एंड कहाँ तक आपने कैलकुलेशन किया होगा? टिल 31 मार्च 2025। तो दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2025, है ना, दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2025, 52 मंथ्स आ रहे हैं क्या? है ना, दिसंबर जन फेब मार्च। ठीक है, दिसंबर जन फेब मार्च आपके फॉर एग्जांपल, है ना, 4 महीने आ गए 2021 तक, फिर 2022 23 24 25, 48 मंथ, है ना, 48 प्लस 4 इज 52। तो इसको आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो जैसे भी आप चाहें, लेकिन अल्टीमेटली 52 आएगा। किसी को नंबर ऑफ मंथ्स में दिक्कत है? नहीं ना, ओके। तो आपका देखिए लोन था 40 लाख इंटू 9%, डिवाइड बाई 12 महीने इंटू 52 मंथ्स, तो टोटल 52 मंथ्स का मिल जाएगा। तो 15,60,000 डिवाइडेड इंटू 5 ईयर्स, तो पर ईयर आप माइनस करोगे 3,12,000, है ना। और जब आपका घर बनाए, क्या आपने उस साल में लोन वगैरह रीपे किया है? नहीं ना, तो आपका सिंपली आ जाएगा 40 लाख इंटू 9%, 3,60,000। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत?
पढ़ाऊँ कहानी को आगे फिर? ठीक है, फिर एक आध रीपेमेंट वाला देखते हैं हम लोग। देखिए एक बार, लोन टेकन ऑन 1 Feb 2024, आपका घर बना है 7 जुलाई 2025, तो प्री कंस्ट्रक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगा, है ना? 31 मार्च 2025, तो फेब 2024 से 31 मार्च 2025, ये प्री कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। निकाल लोगे ये वाला? आई थिंक 14 मंथ्स आएंगे, तो 60 लाख इंटू 3% डिवाइड बाय 12 इंटू 14, उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, है ना? यस। मुझे बताओ करेंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना आएगा इस वाले क्वेश्चन में? हाँ यस, इस वाले क्वेश्चन में करेंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,50,000 आएगा क्या? देखो 60 लैक्स का 3% इज 1,80,000, तो 1,80,000 नहीं आएगा क्या? क्योंकि आपने, हाँ, इसी साल में लोन रीपे कर दिया था 31 जनवरी को। अरे यस, आपका घर कब बना है हमको उससे मतलब नहीं है ना? आपने लोन कब रीपे किया हमको उस तारीख से मतलब है ना? कई बच्चे ऐसा लिंक करते हैं कि घर बन गया तो लोन खत्म, ऐसा नहीं होता है। घर आपने आज खरीदा, लोन तो 30 साल भी चलता रहेगा, राइट? है ना? ओके, तो आपने लोन रीपे कब किया है? 31 जनवरी, तो अप्रैल से जनवरी 10 महीने, तो 60 लैक्स इंटू 3% इंटू 10 मंथ्स बाय 12 मंथ्स, तो 1.5 लैक्स आया था, है ना? ओके, तो ये आपका करेंट पीरियड का इंटरेस्ट, समझ आया? डन। ओके, तो अब ध्यान देना क्वेश्चन में कि लोन रीपेमेंट तो नहीं हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में करेंट पीरियड इंटरेस्ट कब तक निकालोगे आप? ये जो करंट वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें करंट ईयर का इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 5 महीने। आपका घर बना है दिसंबर 2025 में, लोन आपने पहले ही वापस कर दिया, होता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत है ना? हो तो आपकी मर्जी, पैसा आ गया लोन रीपे कर दिया, कोई मना ही थोड़ी। तो आपका घर बना था दिसंबर में, लेकिन आप अगस्त में लोन चुका चुके हो, है ना? तो आपका कितने महीने लोन चल रहा था? 5 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो करेंट पीरियड का जो आपका इंटरेस्ट है वो 5 महीने का आएगा, है ना? 28 लाख इंटू 11% इंटू 5/12। ठीक है, डन है? ओके। है ना? यहाँ पर देखिए एक बार स्क्रीन पर, लोन आपने लिया था सितंबर 2018 में, घर आपका बन गया था 2 मई 2019 में, ठीक है? 2018 में आपने लोन लिया था 18-19 में, और आपका घर कब बन गया था? 19-20 में, और आपको बोला है कि पीवाई 25-26 का इंटरेस्ट निकालो, है ना? आपको बोला है पीवाई 25-26 का इंटरेस्ट निकालो, तो क्या करेंगे हम? एसओपी में इंटरेस्ट माइनस होता है ना, ओल्ड जिम में रहा तो है ना ओल्ड जिम, ठीक है? हाँ, करेक्ट। तो इसमें देखिए जो आपका इंटरेस्ट है वो करेंट ईयर भी माइनस होता है और प्री कंस्ट्रक्शन भी होता है, तो क्या करेंट ईयर वाला माइनस होगा? क्या लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोन चल रहा है ना, तो करेंट ईयर वाला माइनस होगा। जब तक लोन चलता है तब तक हर साल आप इंटरेस्ट माइनस करोगे। हाँ, तो 19 लैक्स का 6% करेंट ईयर वाला आप माइनस करोगे। प्री कंस्ट्रक्शन माइनस करोगे कि नहीं? प्रिंस करेक्ट। प्री कंस्ट्रक्शन माइनस होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं, है ना? आपका घर कब बना था? 19-20, तो आपने प्री कंस्ट्रक्शन पहली पहली बार माइनस किया होगा 19-20 में, है ना? फिर 20-21 में, 21-22, 22-23 एंड 23-24, तो प्री कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आप 5 साल माइनस कर चुके हो ना। तो अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? 25-26, तो अब प्री कंस्ट्रक्शन माइनस नहीं करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा माइनस हो चुका है पहले से। ठीक है, सो नो, है ना? ओके, तो जो जो अलग अलग टाइप के, है ना, वेराइटीज है, मैं आपके साथ सिर्फ वो उतना डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बेसिक तो आई थिंक आपको बन जाएगा अब।
इसमें टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है ना, आधा एसओपी आधा लेट आउट, कुछ महीने एसओपी कुछ महीने लेट आउट, को ओनर, उस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें। बाकी मैं एक बार यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, कुछ नया पॉइंट होगा तो बताता हूँ। और मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करवा दी थी क्या आपको हाउस प्रॉपर्टी की? पता नहीं चला क्या? अगली बार से क्वेश्चन थोड़े कट शॉर्ट करने पड़ेंगे ना। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एक बिल्डर वगैरह हो, आपने 100 बिल्डिंग्स बना ली एंड फॉर एग्जाम्पल वो बिकी नहीं रही है, तो सरकार उसको मान लेगी डीम टू बी लेट आउट, क्योंकि 2 से ज़्यादा घर हो गए। तो आपके एक तो घर बिक नहीं रहे, ऊपर से सरकार बोल रही है डीम टू बी लेट आउट है और आपसे इनकम टैक्स ले रहे हैं, जो आपके साथ गलत हो जाएगा ना, है ना। तो सरकार ने फिर आपको यहाँ पर एक रिलीफ पीरियड दिया था, कितने का? 2 साल का। तो सरकार ने बोला था कि जब भी आपको आपके ये बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है ना, उसके ईयर एंड से 2 साल आपके घर से हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे, मतलब आपके घरों का हम एनएवी जीरो मानेंगे। लेकिन अगर आपके घर 2 साल में भी नहीं बिक पाए, तो फिर उसके बाद हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। तो मान के चलिए आपके पास 100 घर थे जो बिक नहीं रहे थे, सरकार ने आपको ईयर एंड से 2 साल तक का टाइम दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल में 90 घर बेच दिया, 90, तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे जो 10 हैं फिर उसको हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, है ना। तो जब भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उसके ईयर एंड से 2 साल, और ये सिर्फ किन के लिए, जिनके लिए बिल्डिंग होती है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ये बिल्डर्स के लिए हमने रिलीफ लाया था। ठीक है ना। कॉम्पोजिट रेंट तो अभी आपने आईओएस में पढ़ा, है ना, कि अगर आपने बिल्डिंग विद फर्नीचर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो सेपरेबल है, अलग अलग रेंट पे देना पॉसिबल है, तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में एंड बाकी का चीज़, है ना, बाकी का रेंट आईओएस में। लेकिन अगर वो सेपरेबल नहीं है तो, है ना, तो सारा का सारा रेंट आईओएस। परफेक्ट। एक आपने अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट भी लिखा होगा, है ना, और टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आई थिंक यही चीज़ें बची हुई है। ये न्यूरिज्म का, है ना, कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर आता है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। तो लेट आउट, डीम लेट आउट कितना भी इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, एसओपी में आप माइनस नहीं कर सकते, है ना, उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। एंड अगेन लॉसेस वाला, है ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर हेड्स में जा सकता है, ओल्ड रिजिम है तो, न्यू रिजिम है तो अदर हेड्स में आप नहीं जा सकते, तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। देन एक और चीज़, है ना, अगर आपके हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का आप डिडक्शन लेते हो 80C में, डिडक्शन वाले चैप्टर में, और 80C का डिडक्शन भी सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू में तो मिलता नहीं है। सही है। और एक और चीज़, ये जो आपके घर का इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर आप माइनस कर सकते हो? 80 में, 80 ए में, है ना, और ई भी था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का था, है ना। तो ये 16-17 में आया था, ये 19 से लेकर 22 में आया था, 50,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और 1.5 लाख का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो आपको हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन विथ, है ना, डिडक्शंस वाला वो सेक्शन मिक्स होके आ सकता है। ठीक है, डन है ना। ओके, देन नेक्स्ट आपको दिया गया अरियर्स ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट। व्हाट डू मीन बाय अरियर्स ऑफ रेंट? के रेट्रोस्पेक्टिवली रेंट बढ़ा के मिल गया, है ना, आपने टेनेंट को बोला कि पिछले 1 साल से रेंट बढ़ा के चाहिए, नहीं तो जगह खाली कर दो, और उसने दे दिया। या फिर अनरियलाइज रेंट, मतलब पैसा डूब गया था और अब वो रिकवर हो गया, है ना। पहले जो हमने अनरियलाइज रेंट पढ़ा था वो क्या था, कि पैसा डूब गया था, ये उसकी रिकवरी हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका अरियर्स ऑफ रेंट है या फिर अनरियलाइज रेंट है, ये आपको जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल होगा, और इसमें से आप स्टैंडर्ड 30% डिडक्शन माइनस करते हो। ठीक है। जब ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप जैसा कैलकुलेशन करते हो लास्ट तक बिल्कुल वैसी करना, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर देना ये वाला अनरियलाइज रेंट या फिर अरियर्स ऑफ रेंट। फॉर एग्जाम्पल ना, हमने एक छोटा मोटा क्वेश्चन किया होगा, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आपको दिया था अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट, है ना, आपको रिसीव हुआ था 80,000। तो ऊपर वाले क्वेश्चन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना, जैसे आप करते हो पूरा का पूरा ऐसे ही करोगे, है ना, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, और एकदम लास्ट में उसमें क्या ऐड करोगे फिर आप, है ना, हाँ, यहाँ पर आपका अनरियलाइज रेंट, तो ये वाला आपका अमाउंट था, है ना, जैसे आप निकालते हो बिल्कुल वैसे निकालो, प्लस अनरियलाइज रेंट हम अलग से इसमें लास्ट में ऐड करेंगे।
30% डिडक्शन के बाद। तो बाय डिफॉल्ट 30% माइनस करना है अनरियलाइज रेंट या फिर आपका अरियर्स ऑफ रेंट आया तो। जब एमसीक्यूज हुआ करते थे तो इसका एमसीक्यू कंपलसरी आता था, आता ही आता था, क्योंकि बच्चे 30% माइनस करना भूल जाते थे। रेंट रिसीव्ड, हाँ, यस, तो भी 30% माइनस करते हैं। जैसे पीजीपी वगैरह में लिख के आ जाए तो वहां माइनस करते हैं। अरे जैसे सैलरी रिसीव्ड लिख के आ गया तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, ऐसा। ओके डन। चलिए, तो आई थिंक आपका ये लास्ट वाला टॉपिक बचता है अब, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। है ना, अलग अलग टाइप की हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, थोड़ा लेट आउट, थोड़ा एसओपी, इस टाइप की चीजें। तो चलिए, 10 मिनट का बचा है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आप हो जाएंगे आज के लिए आज़ाद। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी है तो एनएवी नील होता है ना, ऊपर की कहानी, है ना, कोई मतलब नहीं है। देन एनएवी माइनस इंटरेस्ट आप कर सकते हो क्या? ओल्ड जिम में कर सकते हैं, न्यू जिम में माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। देन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो नॉर्मल कैलकुलेशन, है ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, हायर लोअर हायर, अनरियलाइज्ड रेंट, एलिमेंट ऑफ वैकेंसी, है ना, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, 30% इंटरेस्ट, तो सारी चीजें नॉर्मल चलती है, कुछ भी इसमें नया नहीं है ना। म्युनिसिपल टैक्स आप पूरा माइनस कर सकते हो एंड आप इंटरेस्ट भी पूरा माइनस कर सकते हो, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट है तो उसमें सिर्फ क्या मिसिंग रहेगा? एक्चुअल रेंट, बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज माइनस होगी। म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट पूरा माइनस कर सकते हो, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए, ध्यान सुनना, आपको बोला गया है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी पार्शियली लेट आउट है, पार्शियल एसओपी है, पीरियड वाइज। तो कुछ महीने आप रह रहे थे, कुछ महीने आपने रेंट पे दे दिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अप्रैल से जुलाई तक आप रह रहे थे, फिर आपने घर को रेंट पे दे दिया। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इस वाले एग्जाम्पल में कितने महीने का आएगा? शौर्य कल नहीं, है ना, मुझे बताओ, यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितने महीने का आएगा? जितने महीने के लिए आप ओनर हो। आप अप्रैल से मार्च तक ओनर हो, भले आपने रेंट पे दे दिया, ओनर तो आप ही हो ना, है ना। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पूरे 12 महीने का आएगा। एक्चुअल रेंट कितने महीने का आएगा? जब से आपने प्रॉपर्टी रेंट पे देनी चाहिए थी। तो कब से आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी? अगस्त, तो अगस्त से मार्च 8 महीने। तो आपका जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है 12 महीने का आ जाएगा, एक्चुअल रेंट सिर्फ 8 महीने का आएगा, है ना। तो आप फिर ये लिखने के बाद हायर लोअर हायर करोगे, जीएवी आ जाएगा, जीएवी में से आप माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल टैक्स 1,20,000 का है, तो क्या हम उसको प्रोपोर्शनेटली माइनस करेंगे? है ना, हाँ, तो क्या आप 1,20,000 का अगर म्युनिसिपल टैक्स है तो क्या हमको ऐसा करना है कि 40,000 एसओपी एंड 80,000 लेट आउट, तो इसको माइनस नहीं करेंगे और इसको करेंगे? ऐसा नहीं करना है, पूरा माइनस कर सकते हो, है ना। अगर मंथ वाइज एसओपी एंड लेट आउट है तो देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, आप पूरा का पूरा म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर सकते हो। सेम फॉर इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट बोला है फॉर एग्जाम्पल 60,000, तो थोड़ा माइनस नहीं करना है, थोड़ा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा आप माइनस कर सकते हो। समझ आया क्या? तो बेसिकली यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपने आपके घर को रेंट पे दिया है, आपने 8 महीने रेंट पे दिया है। अगर आप एक भी महीना रेंट पे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप पूरा पूरा माइनस कर सकते हो। अगर आप एक दिन भी रेंट पे देते थे तो भी आप पूरा माइनस कर सकते हो, है ना। यहाँ पर प्रपोर्शनेट करने की जरूरत ही नहीं है। प्रपोर्शनेट कहाँ पर होता है? जब आपने पार्टीशन किया है, मतलब थोड़ा घर एसओपी है, थोड़ा घर लेट आउट है ना, एरिया वाइज आपने रेंट पे दिया है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ महीने आप रह रहे थे, फिर पूरा घर रेंट पे दे दिया, तो क्योंकि पूरा घर रेंट पे दे दिया इसलिए पूरा म्युनिसिपल टैक्स, पूरा इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि 50% घर में आप रहते हो, 50% लेट आउट है, तो उसमें हम हर चीज प्रपोर्शनेट करते हैं, एक्चुअल रेंट को छोड़ के। तो आते हैं उस पर, ये समझाना आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको इससे लिखवाया कि म्युनिसिपल टैक्स पूरा माइनस करना, इंटरेस्ट भी पूरा माइनस करना, प्रपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला, और इसके ऊपर यही सेम टाइप का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। द नेक्स्ट वाला, हाउस प्रॉपर्टी पार्शियली लेट आउट, पार्शियली एसओपी, है ना, एरिया वाइज हम इसमें बांट रहे हैं। तो इसमें म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट को हम लोग प्रोपोर्शनेटली बांटते हैं। तो जैसे मान के चलिए 40% एसओपी था, 60% लेट आउट है, तो म्युनिसिपल वैल्यू 60% लेट आउट में जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट 60% लेट आउट में जाएगा, एक्चुअल रेंट पूरा 100% आएगा, है ना। इसको प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है ना, यहीं पर गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट को एसओपी वगैरह में भी बांट देते हैं, तो एसओपी में एक्चुअल रेंट थोड़ी आता है, सही बात है ना।
है ना, तो इसको प्रोपोर्शनेट आप नहीं करेंगे, है ना, एक्चुअल रेंट को आप प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। देन आपका फेयर रेंट, इसको भी प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड फेयर रेंट, ये सब प्रोपोर्शनेट होगा। एक्चुअल रेंट बस प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्स प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, 40 60 40 60, है ना। एसओपी में तो आप माइनस कर नहीं सकते वैसे भी, तो एसओपी में आप लिखोगे एनएवी इज इक्वल टू 0 एंड माइनस आपका इंटरेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड जो आपका लेट आउट वाला पोर्शन है उसमें हम जैसे 60% वगैरह करें वो सारा का सारा एज इट इज करेंगे। तो जब एरिया वाइज क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रोपोर्शनेट करना है हर चीज को, क्या छोड़ के, एक्चुअल रेंट को बस प्रोपोर्शनेट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल रेंट सिर्फ लेट आउट पोर्शन का होता है। समझ आया क्या? तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन किया था, 40% तो लिख के भी मतलब नहीं है ना, 60% हमने सारे लिखे हैं, एक्चुअल रेंट पूरा 100% लिखा है। फिर हायर लोअर हायर किया, म्युनिसिपल टैक्स प्रोपोर्शनेट माइनस हुआ तो एनएवी आ गया, फिर एनएवी का 30%, और इंटरेस्ट 5 लाख था तो भी हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनेट माइनस किया। और एसओपी में वैसे भी मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको, 2 लाख, तो हमने 2 लाख ही माइनस किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसा आ रहा था इसलिए। समझ आए सोनू? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। फिर आपकी लास्ट टाइप की हाउस प्रॉपर्टी बचती है विच इज और को ओनरशिप, है ना। देखो को ओनरशिप में क्या करना है, आप स्टार्टिंग में भूल जाओ कि को ओनर वाला क्वेश्चन है, आप फाइनल आंसर निकाल लो पूरा लास्ट तक, है ना। प्रॉफिट या लॉस आपको जो भी आ रहा है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 6 लाख रुपए आ गई और आपको बोला कि 2 ओनर्स हैं 50-50% वाले, तो दोनों की इनकम 3-3 लाख बांट देना, है ना। तो लेट आउट में तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल लास्ट तक एज इट इज कैलकुलेशन करना। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है एंड को ओनरशिप है तो आपको फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है कि मान के चलिए अगर एक ही ओनर होता और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट कितना माइनस कर सकता है, मैक्सिमम 2 लाख। लेकिन अगर को ओनर्स है ना तो वो 2-2 लाख माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर टोटल 4 लाख का इंटरेस्ट है और 2 लोग हैं ए एंड बी, तो ए भी 2 लाख माइनस करके दिखा सकता है, बी भी 2 लाख माइनस करके दिखा सकता है, ठीक है। अगर टोटल इंटरेस्ट 5 लाख होगा तो फिर वैसे तो 2.5 आएगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख, तो ए 2 लाख माइनस करेगा एंड बी 2 लाख माइनस करेगा। समझ आया क्या सोनू? है ना। तो लेट आउट डीम लेट आउट में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस लास्ट में जाके प्रोपोर्शनेट बांट देना, ठीक है। और एसओपी वाले केस में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप ज्यादा इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो। क्लियर है? डन? कुछ बचा गया? नहीं बचा गया? बचा नहीं यार, फ्यू पॉइंटर्स। देखो यहां पर क्या बोला है, इसमें आपको बोल के रखा था कि अगर आपने, है ना, पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लिया था, ठीक है, रीफाइनेंसिंग करवाई थी, ठीक है, तो उस नए वाले लोन का भी आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो क्या? कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली घर के लिए था, ठीक है। अगर आपने ईएमआई पे करने में लेट कर दिया था और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो माइनस करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो घर के लोन के लिए नहीं था, आपने लेट किया था इसलिए आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे कर देते हो टीडीएस के बिना, फॉर एग्जाम्पल आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया था तो इंटरेस्ट आप इंडिया के बाहर दोगे, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप टीडीएस काट के दो, है ना, 193 194 ए वगैरह का। अगर आपने नहीं काटा तो वो जो खर्चा है इंटरेस्ट का आप माइनस नहीं कर पाओगे, है ना। टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो आप जो एनएवी माइनस इंटरेस्ट करते हो ना, वो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। डन? चलिए, तो इसके बाद आपका चैप्टर होता है समाप्त, बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। आज का मैराथन भी होता है खत्म, है ना। 4 हिट्स हो गए आज, क्यों 4 हिट्स हो गए ना आपके? पीजीबीपी अगर आपको कल परसों करना है ना तो आप पिछले वाले मैराथन से भी कर सकते हो, बिकॉज देर आर 0 अमेंडमेंट्स, एक भी अमेंडमेंट नहीं है। तो अगर आपको निपटाना है तो कल परसों निपटा सकते हो, है ना। कल अपना सेशन नहीं है ना, गले की ऑलरेडी लग गई आज, पर कल मेरा मिनी मैराथन है, तो अगर आपको आईडीटी करना होगा कल, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 शॉट रिवीजन, तो आप कर सकते हो, है ना। फेस टू फेस आना है तो फेस टू फेस भी आ सकते हो, है ना। क्या ऊपर? हाँ, यस, है ना, नहीं तो फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो, 1 बजे से रहेगा, 1 से 4 5 6 बजे तक, ठीक है। यस, बाय बाय। चलो गाइस, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहेंगे, है ना, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो बाय। अच्छा, इसके नोट्स में नीचे डाल दूंगा लिंक में, कल चेक करना लेकिन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। ओके, चलो बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। कोपरा भी करवा दूंगा, है ना, वेडनेसडे शाम को 6 बजे, ठीक है। चलो बाय। यस, बाय बाय।